नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट फ्रेज और क्लॉज के बारे में बताऊंगा कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये जो टॉपिक है वो कई बार विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि ये प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके जो इंग्लिश को निःशुल्क सीखना चाहता है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको लेटर के बारे में बताया था कि लेटर है वो इंग्लिश के अंदर 26 होते हैं। उसके बाद में वर्ड के बारे में बताया था कि 2 लेटर के मिलने से वर्ड बनता है जिसका कोई सेंस होना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा। फिर वर्ड के क्या प्रकार होते हैं, यानी वर्ड को नाम दिया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं, वो कल मैंने बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो। उसके बाद में फ्रेज और फिर क्लोज और फिर सेंटेंस होता है। इसका क्रम है वो इस तरीके से होता है, इनका ऑर्डर। लेकिन कई बार लोग हैं वो ये समझते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है, लेटर, और लेटर के बाद में वर्ड और वर्ड के बाद में सेंटेंस। इन तीनों को ही लोग जानते हैं। फ्रेज और क्लोज के बारे में उनको अधिकांश को पता नहीं होता है, लेकिन आज हम फ्रेज के बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। ए वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग इज नॉन एज ए फ्रेज, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह उसकी कुछ मीनिंग हो, अर्थ हो, उसको फ्रेज कहते हैं। यानी वर्बलेस होना चाहिए, उसके अंदर क्रिया नहीं होनी चाहिए। वर्बलेस का मतलब क्या हुआ, यानी उसके अंदर वर्ब नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब नहीं होनी। फाइनाइट का मतलब होता है जो निश्चित होती, सब्जेक्ट के अनुसार आती। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, तो उस फ्रेज का कुछ अर्थ तो होता है लेकिन उसका कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, पूर्ण सेंस नहीं होता है, पूरा वो अर्थ नहीं देता है, आधा अधूरा अर्थ होता है। इट हैज़ मिनिमम 2 वर्ड्स, और फ्रेज बनने के लिए कम से कम उसके अंदर 2 वर्ड होना बहुत ही जरूरी। कम से कम 2 वर्ड होने चाहिए, और 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते। तो क्या हो गया, एक तो उसके अंदर 2 वर्ड होने चाहिए, 2 वर्ड, और दूसरी बात क्या है, वर्बलेस होना चाहिए, उसके अंदर वर्ब नहीं होनी चाहिए। बस 2 बातें ध्यान रखनी। 2 या 2 से अधिक वर्ड हो जाएंगे लेकिन उसके अंदर वर्ब नहीं होनी चाहिए, वर्बलेस होना चाहिए। तो इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, इन ए गुड मैनर एक अच्छे मैनर में, मैनर का मतलब होता है तरीका। द रीजन ऑफ हिज फेलर उसकी असफलता का कारण, हैविंग डन हिज वर्क अपना काम करके, टू हेल्प द नीडी ज़रूरतमंद की सहायता करना, टीचिंग इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाना, द बॉय यानी लड़का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, फ्रेज है। इनके अंदर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर इसके अंदर 3 वर्ड है, एक इन वर्ड हो गया, दूसरा द वर्ड हो गया, तीसरा मॉर्निंग वर्ड हो गया। तो 2 से अधिक होने चाहिए, और इसके अंदर वर्ब भी नहीं है, वर्बलेस होना चाहिए, उसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी में आप देख सकते हैं इसके अंदर ये इन हो गया, यहाँ पर ऑफ हो गया, यहाँ पर हैविंग डन हो गया। ये हैविंग डन है वो पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कैसा पार्टिसिपल, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो ये पार्टिसिपल जीरंड और इन्फिनेटिव क्या होता है इसके बारे में आगे आपको एक वीडियो में समझाऊंगा, अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। टू हेल्प द नीडी, यहाँ पर टू है वो इन्फिनेटिव है, और टीचिंग है वो जीरंड है, और द बॉय है वो बॉय नाउन है, और ये इसके पहले आर्टिकल है और ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको ये निश्चित कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव। तो कैसे बनते हैं फ्रेज, यानी उसके अंदर 2 वर्ड होने चाहिए। और ये किससे बनता है, या तो वो नॉन फाइनाइट से बनता है या वो प्रीपोजिशन के यूज़ करके फ्रेज को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखा नहीं, ये इन है, ये क्या लगे हुए, ये प्रीपोजिशन है। या नॉन फाइनाइट जैसे ये पार्टिसिपल है, और यहाँ पर है ये इन्फिनेटिव है, और यहाँ पर ये जिरंड है। ये क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। और टीचिंग ये वर्ब की चौथी फॉर्म होता है और नाउन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेज वो 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन का फ्रेज का मतलब होता है संज्ञा वाक्यांश, विशेषण वाक्यांश और क्रिया विशेषण वाक्यांश। ये 3 प्रकार हो गए। या ये बोलो कि इसके ये 3 काम भी है।
ये प्रकार बोलो या इसके काम भी यही है, ये इसके फंक्शन भी है। फ्रेज क्या काम आता है इंग्लिश में? या तो वो नाउन का काम करता है, या वो एडजेक्टिव का काम करता है, या एडवर्ब का काम करता है। तो आपको पता ही है नाउन नाउन क्या काम करता है? नाउन है वो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। यानी सब्जेक्ट बनेगा तो उस समय वो वर्ब से पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट बने तो वर्ब के बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, टू टीच इंग्लिश इज़ माई हॉबी। टू टीच इंग्लिश इज़ माई हॉबी। तो यहाँ पर इज क्या है? ये वर्ब है, और ये माई हॉबी है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब से पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है। ये है तो फ्रेज, क्योंकि ये टू टीच इंग्लिश, ये 3 वर्ड इसके अंदर हो गए। तो क्या बताया था आपको परिभाषा में कि उसके अंदर कम से कम 2 वर्ड होने चाहिए, और अधिक कितने भी हो सकते हैं, और उसमें वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये वर्ब नहीं है, ये टू टीच है वो वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव है वो वर्ब नहीं माना जाता। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही इज़ ए मैन ऑफ मीन्स। तो यहाँ पर ही कौन है? प्रोनाउन। और ये मैन ऑफ मीन्स ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ही के बारे में बता रहा है, और जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो जो भी एडजेक्टिव काम करता है वही एडजेक्टिव फ्रेज करेगा, और जो काम नाउन करता है वही नाउन फ्रेज करेगा। विथ ऑल माई हार्ट, ये पूरा क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज। क्या है? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। आई थैंक यू विथ ऑल माई हार्ट। मैं मेरे पूरे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। तो किस प्रकार से धन्यवाद देता हूँ? पूरे हृदय से। उस तरीका बताया जाता है, मैनर है, तो वो मैनर का होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है नहीं? तो ये नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है इसमें, और इसमें एडवर्ब फ्रेज है। एक गोल्डन रिंग, जैसे ये गोल्डन रिंग मतलब एक सुनहरी रिंग, अंगूठी। ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, उसको बोलेंगे। तो ये तो है एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरीके से ये एडजेक्टिव फ्रेज बनाया गया है प्रीपोजिशन और नाउन का प्रयोग करके। ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब बहादुरी से। तो ये क्या है? यहाँ पर ये है ब्रेवली। ब्रेवली है वो क्या है? एडवर्ब। क्या है? ब्रेवली है वो एडवर्ब है। तो इन ए ब्रेव मैनर, और ये हो गया एडवर्ब फ्रेज विथ ब्रेवरी, या उसको आप इन ए ब्रेव मैनर या विद ब्रेवरी, दोनों का मतलब एक ही। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन बट डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस मीनिंग इज कॉल्ड क्लोज। यानी क्या तात्पर्य हुआ? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। क्या हो? जिसका सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे। वो वाक्य का भाग हो लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं दे, कॉल्ड क्लोज। जैसे, तो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट जरूरी होता है, दोनों ही। ठीक है नहीं? तो सेंटेंस के भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और क्लोज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है कि आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट को निकाल दें, पीछे जो भाग बचेगा जिसके अंदर वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, उन सभी को प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में से सब्जेक्ट निकाल दें तो पीछे जो बचेगा वो प्रेडिकेट कहलाए। तो क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी इनमें सबसे पहले कंजक्शन आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आती है। सबसे पहले क्या है? कंजक्शन। जैसे वेयर सी लिव्स, जहाँ वह रहती है, जहाँ वह रहती है। तो यहाँ पर ये वेयर है, WHERE। तो ये वेयर क्या है? ये कंजक्शन है। सी क्या है? सब्जेक्ट। और लिव्स क्या है? वर्ब। लिव्स है वो वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट और ये लिव्स है वो वर्ब बोलो या प्रेडिकेटर भी बोलो। यानी वाक्य में सब्जेक्ट निकाल तो पीछे वाक्य क्या रहता है? प्रेडिकेट। तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट हो गया। तो किसी भी क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है, लेकिन उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है जहाँ वह रहती है। अब इसका मतलब अर्थ है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ वो रहती है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है। ठीक है नहीं? और ये वेयर है, वेयर का अर्थ है क्या? जहाँ। और वेयर से जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस समय वेयर का अर्थ होता है कहाँ।
तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि वेयर का अर्थ कई बार हम देखते हैं कि कहाँ होता है, लेकिन जब वो कंजक्शन का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, उस समय उसका अर्थ होगा जहाँ। और अगर प्रश्न पूछा जाता तो उसका अर्थ होता कहाँ, और प्रश्न पूछेंगे उस समय उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। व्हेन ही केम, जब वह आया, जब वह आया। व्हेन क्या है? कंजक्शन, ही है वो सब्जेक्ट, और कैम है वो वर्ब। हु टीचर्स यू, जो आपको पढ़ाता है। तो यहाँ पर हु का मतलब है जो, व्हेन यानी जब, हु यानी जो। लेकिन हु में आप ध्यान रखें, हु के बाद में सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि हु है वो खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है नहीं। तो हु के साथ में कभी भी डू, डज या डिड नहीं आता है हु के साथ में, क्योंकि हु है वो खुद सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें एक क्वेश्चन मार्क और होता तो इसका अर्थ है वो चेंज हो जाता। हु टीचर्स यू, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, केवल इतना ही फर्क है। तो जब क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो उसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसका मतलब वो जोड़ रहा है जो आपको पढ़ाता है। दैट इज ऑन द टेबल, तो दैट है वो भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर ये भी कंजक्शन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है। फिर है काइंड्स ऑफ क्लोज, यानी क्लोज के प्रकार, उपवाक्य के प्रकार। तो ये क्लोज है, उसके भी 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज का मतलब संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लोज का मतलब विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्लोज का मतलब क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य क्या काम आएंगे, यानी जो काम संज्ञा करेगी, नाउन काम करती है, वही काम है वो नाउन क्लोज करेगा। नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनता है, तो जो काम नाउन करती है वही काम है वो नाउन क्लोज करेगा। नाउन क्या काम करता है? या तो वो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका? वर्ब का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका? या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट 2 तरीके से होगा, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट बनेगा तो वो वर्ब से पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा उस समय वो वर्ब के बाद में आएगा। और एडजेक्टिव यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब है वो क्रिया की विशेषता या एडजेक्टिव की विशेषता या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर लिखा वेयर सी लिव्स इज़ नॉट ए गुड पैलेस। तो यहाँ पर आप देखिए वेयर सी लिव्स, ये क्या है? ये क्लोज है। क्या है ये? क्लोज है कि नहीं क्लोज? क्योंकि यहाँ पर ये कंजक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। कंजक्शन होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, वो क्या कहलाएगा? जो अपने अर्थ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब ये काम क्या कर रहा है? ये इज क्या है? वर्ब। तो वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है? अब ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है? ये पूरा का पूरा वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट है, और है क्या? नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज क्या काम करता है? जो काम नाउन करती है। नाउन भी काम क्या करती है? सब्जेक्ट बनती है, और नाउन क्लोज भी यहाँ पर सब्जेक्ट बना है। तो वेयर सी लिव्स इज नॉट ए गुड प्लेस, जहाँ पर वो रहती है वो एक अच्छा स्थान नहीं है, तो ये नाउन क्लोज। द बुक दैट यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पुस्तक जो आपने मुझे दी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ये दो बुक है, द बुक है वो क्या है? नाउन। अब ये पूरी जो जानकारी है वो किसके बारे में? द बुक दैट यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पुस्तक जो आपने मुझे दी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा क्या है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस बुक की। और बुक क्या है? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कौन होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर भी ये द बुक दैट यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पुस्तक जो आपने मुझे दी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। वी रीच्ड होम व्हेन द सन सेट, हम जब सूर्यास्त हुआ घर पहुँचे। तो वी रेस्ड होम व्हेन द सन सेट, जब सूर्य अस्त हुआ, सन सेट हुआ। तो कब पहुँचे? जब सूर्य अस्त हुआ। या कोई समय बताने वाला क्लॉज होता है,
तो वो हमेशा एडवर्ब होता है। तो कब पहुँचे, जब सूर्यास्त हुआ, तो ये समय को बता रहे हैं और समय को बताता वो हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये पूरा क्या एडवर्ब क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। और ये ऊपर वाला एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है ना। और काम क्या करता है, जो एडजेक्टिव काम करता है वही, और ये क्या है, नाउन क्लोज है, और जो काम नाउन करता है वही ये कर। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कंप्लीट सेंस हो, यानी वो पूर्ण अर्थ दे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, तो उस समय वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ए सिंगल वर्ड विच कन्वेज ए कंप्लीट मीनिंग इज आल्सो सेंटेंस। एक सिंगल वर्ड होता है, अकेला जो शब्द है वो भी अगर कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो भी क्या है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी इसे बोलते हैं SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें ये वर्ब है, ये जरूरी है। कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सबसे ये नेसेसरी है, जरूरी है। सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन वर्ब जरूरी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप, रुको, राइट लिखो, रीड यानी पढ़ो। अब इनका पूर्ण अर्थ निकल रहा है। किसी को बोल दिया स्टॉप तो वो उसको समझ गया कि रुकना है, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा वाक्य है। और ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें यू है वो सब्जेक्ट होता है जो कि छिपा रहता है, हिडन होता है, ठीक है ना, इम्परेटिव सेंटेंस। आई डाइड यस्टरडे, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। आई डाइड यस्टरडे, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये एडवर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंस कैसे नहीं है, आई डाइड यस्टरडे, मैं कल मर गया, मैं कल मर गया, तो फिर मैं वापस ये कैसे बोल सकता हूँ कि मैं कल मर गया, तो ये कंप्लीट सेंस थोड़ी दे रहा है, तो इसलिए सेंटेंस नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको विचार करने पर ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस है वो गलत है, तो उसका कंप्लीट सेंस भी होना सही। ही डाइड यस्टरडे, वो कल मर गया, तो ये सेंटेंस है वो सही है। आई वांट पीस इन द वर्ल्ड, आई वांट पीस इन द वर्ल्ड, मैं संसार में शांति चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये आई है वो सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है और पीस है ऑब्जेक्ट, इन द वर्ल्ड यानी एडवर्ब। द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज, तो यहाँ स्टूडेंट्स है वो सब्जेक्ट है और मेड ए नॉइज है वो प्रेडिकेट है। यानी किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये सब सेंटेंस के दो भाग है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके विषय में हम बात करते हैं, यानी उस सेंटेंस में हम किसके विषय में बात कर रहे हैं कि वह क्या काम कर रहा है, तो जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है या जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को निकाल कर जो पीछे रहता है तो वो हमेशा प्रेडिकेट होता है। उसमें एक वर्ब भी हो सकती है और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ में कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय और सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। विधेय मतलब जिस सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के विषय में क्या बात हो रही, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है और मेड ए नॉइज, स्टूडेंट के बारे में क्या बात की जा रही है कि वो उन्होंने नॉइज़ किया, शोर किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये शोर है वो उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में ये बात कही जा रही है। तो सब्जेक्ट के विषय में जो बात कही जाती है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट है वो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है किसी भी वाक्य में और उसके बाद में वर्ब आती। लेकिन जब प्रेडिकेट पहले आ जाए, वर्ब और जो दूसरा भाग है उसको अगर सबसे पहले ले आए और सब्जेक्ट को बाद में ले आए तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, अंतरण। ये वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए कभी कभी किया जाता है। फिर है एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, कि एक वाक्य के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। और सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विलेंट। नाउन इक्विलेंट्स कौन होते हैं, इक्विलेंट्स जो आपको मैंने पहले बताए थे, इन्फिनेटिव, जिरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। वर्ब क्रिया जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है वो।
ठीक है ना। कर्म, ऑब्जेक्ट, पूरक, कम्प्लीमेंट, यानी ये दो होते हैं, एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। यानी जो सब्जेक्ट को पूर्ण करे तो उस समय वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। कौन? ही इज़ ए डॉक्टर। ही और ये डॉक्टर कौन है? ये दोनों एक ही व्यक्ति है। ही इज़ ए डॉक्टर, ये दोनों एक ही है, इसलिए सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को ये पूर्ण कर रहा है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। वी इलेक्टेड हिम सरपंच, वी इलेक्टेड हिम सरपंच, यानी हमने उसे सरपंच चुना। तो यहाँ पर ये हिम है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। हिम और सरपंच कौन है? ये दोनों ही एक ही व्यक्ति है, तो ये ऑब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। क्रिया विशेषण, इसको बोलते हैं एडवर्ब। ये वर्ब की या एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो उनमें से तो ये अधिकतम किसी भी सेंटेंस के अंदर ये 5 तत्व आ सकते हैं। ये अधिकतम 5 तत्व हो सकते हैं एक वाक्य के अंदर, और इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ब उसमें ज़रूरी होगी, और वर्ब और सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं। इम्परेटिव है, अगर वो इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, अन्यथा सब्जेक्ट होगा अगर वो है तो। और ऑब्जेक्ट, वर्ब अगर ट्रांजिटिव है, वर्ब अगर ट्रांजिटिव है, सकर्मक है, सकर्मक, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। और वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है या कुछ सीखने में हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक आपके दोस्त हमें शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।